Hello guys, welcome to my YouTube channel Danis the Civil World. This is your friend and teacher Muhammad Danis. Today we will discuss new subject that is mechanics of a structure and in short MOS. Firstly, I request all of you, if you will get my video helpful, then please like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon for the new video related to civil engineering. चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम रिजिड बॉडीज। सबसे पहला यूनिट स्टार्ट करें हम बिल्कुल बेसिक से, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का, जो कि फोर्थ सेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला छोटा डेफिनेशन देख लेते हैं बेसिक से। रिजिड बॉडी क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह है, इट कैन बी डिफाइंड एज द सॉलिड बॉडी which do not change their shape and size when external force applied on it is called rigid body। ऐसा बॉडी जिस पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए, जैसे कि ये हमारे हाथ में एक बॉडी है, पेन है, अगर इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं या फिर पुश कर रहे हैं, तो इस पर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, इसके शेप में, इसके साइज में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ऐसे बॉडी को क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी को दूसरा नाम हम दे सकते हैं सॉलिड बॉडी। और देखिएगा डिफॉर्मेशन इज़ ज़ीरो। अब ध्यान से देखिएगा, जिस सॉलिड बॉडी होगा उस पर हम कितना भी प्रेशर लगा दे, कितना भी फोर्स लगा दे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, उसके बॉडी में कोई भी बदलाव नहीं आता है। ऐसे बॉडी को क्या बोलते हैं हम? रिजिड बॉडी। दूसरा है हमारा प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी क्या होता है? तो द बॉडी विच कैन चेंज इन देयर शेप एंड साइज व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। ऐसा बॉडी, जैसे कि हमारे पास ये हाथ में एक पेन है, एज्यूम करते हैं ये हमारा प्लास्टिक बॉडी है, अगर इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर एज्यूम करें इसका अगर 10 सेंटीमीटर लेंथ है, फोर्स अप्लाई करने के बाद, पुश करने के बाद इसका लेंथ में डिक्रीज़ हो गया 8 सेंटीमीटर, और ये हम जैसे एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दिए तो इसके बॉडी में चेंज हो गया बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बॉडी। सिंपल इसका डेफिनेशन है, ऐसा बॉडी जिस पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसके बॉडी में चेंज आ जाए, ये अपने फिर से पुराने पोजीशन पे नहीं लौट सके, ऐसे बॉडी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडी। चलिए इलास्टिसिटी देख लेते हैं। और इलास्टिसिटी आप लोगों को पता ही होगा अच्छी तरह से, इलास्टिसिटी क्या होता है। तो ये एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है किसी भी बॉडी का। इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बॉडी विच कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी बॉडी का। अगर ये एज्यूम कि ये बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ही फोर्स, जैसे इसको हम पुल करें, खींच रहे हैं अगर दूसरे तरफ, तो इसके बॉडी में चेंजिंग आ गया, लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दिए, ये फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन प्राप्त कर लिया, रिगेन कर लिया। ऐसे बॉडी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं, इलास्टिक लिमिट क्या होता है। तो सेम है, देखिए, इट कैन बी डिफाइंड एज द बॉडी विच कैन रिगेन या फिर रिटर्न बैक इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन एक्सटर्नल फोर्स रिमूव। ये तो क्या इलास्टिसिटी का डिफिनेशन। ऐसा बॉडी जिस पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसके बॉडी में चेंज आ जाए, और जैसे ही हम उस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे फिर से वो बॉडी अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ऐसे बॉडी को इलास्टिसिटी बोलते हैं या इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। और इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्सीड द इलास्टिक लिमिट, एक ऐसा स्टेज आएगा कि हम खींच रहे हैं और एक ऐसा स्टेज आएगा कि उस बॉडी में बदलाव आ जाएगा, वो बॉडी टूट जाएगा। ऐसे लिमिट को जो एक्सीड करेगा, एक्सीड मतलब होता है बढ़ जाना, मतलब मैक्सिमम। इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगा तो देन बॉडी कैन नॉट कम्प्लीटली रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो उस कंडीशन में बॉडी अपना ओरिजिनल शेप में रिगेन नहीं करेगा, अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा। इसको बोला जाता है इलास्टिक लिमिट। तो चलिए स्ट्रेस देख लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा मॉस में। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस अगर हिंदी में बात करें तो स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। तो देख लेते हैं, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी द इंटरनल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रेसिस्ट द एक्सटर्नल फोर्स। हम जानते हैं कि अगर जैसे कि हम इस कॉपी पे प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, इसको हम पुश कर रहे हैं, तो जितना हम ऊपर से प्रेस करेंगे उतना ही फोर्स नीचे से भी प्रेस होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वैसे ही हम किसी भी बॉडी पे प्रेस करते हैं तो सेम फोर्स हमें उधर से हमें रिटर्न बैक होता है। तो द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया एट एनी सेक्शन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड यूनिट स्ट्रेस या फिर स्ट्रेस। तो उस जो अंदर का फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स होता है पर यूनिट एरिया, और बॉडी के हर एक सेक्शन पे लगेगा, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेस या फिर यूनिट स्ट्रेस। सिंपली हम बोल सकते हैं स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया।
या फिर प्रेशर पर यूनिट एरिया। तो देख लेते हैं इसका स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और ये होता है हमारा P अपॉन ए, प्रेशर अपॉन एरिया, और सिग्मा स्ट्रेस होता है, P होता है हमारा फोर्स, ए होता है एरिया ऑफ बॉडी। और यूनिट हमें पता है, यूनिट क्या होता है, प्रेशर का यूनिट हमें ऑलरेडी पता है, सॉरी P हमारा फोर्स है, ये हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अलग चीज़ होता है और यहाँ फोर्स अलग चीज़ है। तो ये हमारा P क्या है, फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है हमारा, न्यूटन होता है या फिर किलो न्यूटन होता है, और एरिया क्या यूनिट क्या होता है, मीटर होता है या फिर mm होता है या फिर मीटर होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, और इसका दूसरा यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर भी हो सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। चलिए, स्ट्रेस तो हम समझ गए कि क्या होता है, तनाव। प्रेशर पर, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो हम अगला टॉपिक देख लेते हैं, स्ट्रेन क्या होता है। तो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी द बॉडी चेंजेस इट्स शेप। हमें ऑलरेडी पता है कि किसी भी बॉडी पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज होगा। अगर वो रिजिड बॉडी नहीं है तो उसके बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज तो ज़रूर होगा। तो वही द चेंज इन शेप और डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी पर यूनिट लेंथ, जो हमारा उस बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से जो बदलाव हुआ पर यूनिट लेंथ है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। तो आपका सिंपली सा आपको ध्यान रखना होगा, स्ट्रेस क्या होता है हमारा, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में क्या बदलाव आया, क्या चेंजेस आया, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। और देख लेते हैं दूसरा डेफिनेशन, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ बॉडी। चलिए, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जैसे ये हमारा एक बॉडी है जिसका एज्यूम कर लिए 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, अगर इसको हम पुल कर रहे हैं, दोनों तरफ से खींच रहे हैं, तो इसके बॉडी में इंक्रीज़ होगा। अगर ये रिजिड बॉडी नहीं है तो ये एज्यूम करते हैं कि ये हमारे जब अगर इसको पुल करते हैं तो ये 10 सेंटीमीटर से इंक्रीज़ होकर 12 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारा ओरिजिनल शेप क्या था, हमारा ओरिजिनल शेप तो 10 सेंटीमीटर था, लेकिन इस पर फोर्स अप्लाई जैसे पुल किए, खींचे दोनों तरफ से, तो इसमें हमारा इंक्रीज़ हो गया इसका लेंथ और 12 सेंटीमीटर हो गया। तो इससे जो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, और अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो स्ट्रेन को हम डोनेट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, और ये होता है डेल एल अपॉन एल, ये होता है स्ट्रेन, डेल एल होता है चेंज इन लेंथ, और कैपिटल एल होता है हमारा ओरिजिनल लेंथ। ये हमारा फॉर्मूला बहुत ही यूज़ होगा आगे। चलिए, अगला छोटा डेफिनेशन देख लेते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है और टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है। तो वही सेम है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पुल्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब हम किसी बॉडी पे दो इक्वल पुल मतलब होता है खींचना, पुश होता है दबाना। जब हम किसी भी बॉडी पे अपोजिट पुल देंगे या फिर उसको खींचेंगे तो द बॉडी ट्राई टू इंक्रीज इट्स लेंथ। तो बॉडी क्या करेगा, इस बॉडी पे हम अगर पुल कर रहे हैं दोनों तरफ से, तो ये बॉडी क्या करेगा, अपना इंक्रीज करेगा, अपना लेंथ इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो दिस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इस फोर्स की वजह से क्या हमारा स्ट्रेस आया और क्या हमारा स्ट्रेन आया। स्ट्रेस तो आपको पता है कि फोर्स हम कितना लगा रहे हैं, और स्ट्रेन आपको पता है कि उस फोर्स की वजह से इसके बॉडी में कितना बदलाव आया। तो इसको हम बोलते हैं दिस स्ट्रेस, जो हमारा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा और जो हमारा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा इस बॉडी में, उसी को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। और हाँ, यहाँ पे टेंसाइल की बात हो रहा है, तो टेंसाइल क्या होता है हमारा, टेंसाइल हमेशा होता है हमारा खींचना, पुल करना, इंक्रीज करना लेंथ। चलिए, जैसे कि हम देख लेते हैं एक फिगर हमारा, ये हमारा था एल, ये हमारा ओरिजिनल बॉडी था, ये हमारा यहाँ से यहाँ ओरिजिनल बॉडी था, और इस दोनों तरफ से हम क्या किए, प्रेशर लगाकर, फोर्स लगाकर इसको खींचे, और इस फोर्स की वजह से इसके चेंज हो गया, इसके बॉडी में यहाँ पे डेल एल हो गया। पहले इतना था, अब खींचने के बाद ये इतना हो गया। तो इस फोर्स की वजह से इसमें क्या स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ और इसके वजह से क्या इसके बॉडी में चेंजिंग हुआ, उसी को बोलते हैं हम कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल की बात हो गया तो कंप्रेसिव भी देख लेते हैं। टेंसाइल की बात होगा तो हम यहाँ पे हमेशा ध्यान में आएगा पुल मतलब खींचना, और जब कंप्रेसिव की बात होगा तो हमारे दिमाग में होना चाहिए पुश मतलब दबाना। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है, वही सेम है। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेज, यहाँ पुशेज है मतलब धक्का देना, अप्लाइड ऑन अ बॉडी। अगर हम ये ऑब्जेक्ट है, हम इस पर हम दोनों तरफ से धक्का दे रहे हैं, इस पर हम पुश कर रहे हैं, तो इस पुश करने की वजह से इस बॉडी में कुछ ना कुछ बदलाव तो होगा। तो ये हमारा जैसे कि एक्चुअली ये हमारा 10 सेंटीमीटर जब दोनों तरफ से प्रेस किए, दबाएं इसको, तो ये कोशिश करेगा कि इसका लेंथ डिक्रीज़ होने का। तो ये जो चेंजिंग होगा उसको बोलते हैं हम कंप्रेसिव स्ट्रेन बोलेंगे, और इस फोर्स की वजह से जो अप्लाई कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पर फिगर देख लेते हैं। पहले हमारा बॉडी ये था ओरिजिनल कैपिटल एल,
जब ये दोनों से हम फोर्स अप्लाई किए तो ये क्या करेगा, जब फोर्स दोनों तरफ से अप्लाई करेंगे तो ये कोशिश करेगा इसका लेंथ डिक्रीज़ होने का, और ये डिक्रीज़ होकर हमारा यहाँ पे आ गया डेल एल। तो यही होता है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। चलिए अब हम देख लेते हैं जो कि बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एसबीटी बोर्ड में 4th सेम के लिए, यंग मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है। तो ये होता है हमारा हुक्स लॉ स्टेट दैट, हुक्स लॉ क्या बोलते हैं, ये व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट। देखिए जब हम किसी भी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट क्या होता है, ऐसा लिमिट, ऐसा फोर्स अप्लाई किए है, इतना फोर्स कि वो फोर्स बॉडी टूटे नहीं, मतलब कि मैक्सिमम फोर्स हमको अप्लाई ऐसा करना है कि वो बॉडी टूटे नहीं, उस बॉडी में डिफॉर्म तो हो जाए, बॉडी के शेप में चेंज हो जाए, लेकिन वो टूटे नहीं, उसी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो किसी भी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो द स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होगा हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइज, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं, सिग्मा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब सिग्मा क्या होता है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक हम कांस्टेंट का यूज़ करते हैं जो कैपिटल ई होता है, और ये कैपिटल ई कुछ और नहीं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो हम अगर इसको कैपिटल ई को बाहर कर देते हैं तो ई इज़ इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा। तो इसी को हम और हम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ई को हम स्ट्रेस, हमें पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया पी अपॉन ए अपॉन डेल एल अपॉन एल। स्ट्रेन का क्या होता है हम जाने पीछे देखे थे, स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो डेल एल अपॉन एल। तो अगर हमें यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, ई इज़ इक्वल टू पी एल अपॉन ए इंटू डेल एल। जैसे कि ए को नीचे भेज देंगे और एल को ऊपर भेज देंगे, तो पी एल अपॉन ए इंटू डेल एल, चेंज इन लेंथ। तो देख लेते हैं एक अगला टॉपिक, इस पर हम गाइज अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल हम बताएंगे आपको कैसे न्यूमेरिकल इस पर बनाना है। तो देख लेते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस क्या होता है। तो शियर मॉडुलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन, इज कॉल्ड शियर मॉडुलस। शियर स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेन का, और शियर स्ट्रेस को कैसे डोनेट करते हैं, टाउ से, और शियर स्ट्रेन को कैसे डोनेट करेंगे हम, फाई से। तो इस प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, सी जिसका होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और सी इज़ इक्वल टू टाउ अपॉन 5 भी बोल सकते हैं। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में, अगले यूनिट में। तो गाइस हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि हम कैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू, कैसे हम चेंज इन शेप, कैसे हम स्ट्रेस निकालेंगे, कैसे हम स्ट्रेन निकालेंगे, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो मिलते हैं फिर गाइस अगले लेक्चर में। थैंक यू।